हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और उस मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके, चंद्रगुप्त मौर्य में, मतलब मौर्य वंश के बारे में पढ़े हैं। मौर्य वंश में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाई कर ली है। आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उस वंश को आगे जारी रखा जिसका नाम क्या था, बिंदुसार। तो वही है बिंदुसार जो आपका स्क्रीन पर यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के अगले वंश जो जिन्होंने अपनी कार्य को आगे बढ़ाया, बिंदुसार, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, जैसा कि आपका चार्ट में पहले भी बताए थे, यहां पर भी वही चीज लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक वास्तव में किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया माना जाता है, माना क्या जाता है, वही थे ही। उसके बाद जो अगला जो बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध के सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा, उस व्यक्ति का नाम क्या था, बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। और इसका कार्यकाल जो माना जाता है ये 1998 से लेकर 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व, कब से कब तक माना जाता है, 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 के ईसा पूर्व। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि जानते हैं कि इन्होंने अपनी शासन के दौरान ही अपने संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था। इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म। और जैन धर्म में किसके साथ, भद्रबाहु के साथ। वो कहां चले गए थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जहां पर उन्होंने उपवास के दौरान उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने अपने मृत्यु से पूर्व अपने गद्दी का भार जो था किसे सौंप के गए थे, बिंदुसार को। मतलब इसको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ा कि हमको गद्दी छीनना उनना है। ठीक, अब आइए, बिंदुसार के बाद अगला जो शासन कार्यभार संभालेगा मौर्य वंश का, कौन संभालेगा, अशोक। और अशोक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी अंतिम बनेगा, कौन सा मौर्य वंश का बनेगा, बृहदत्त। ठीक है, तो अभी हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जब हम लोग अशोक के क्रम में आएंगे तो अशोक की बात करेंगे। ठीक है, आइए बिंदुसार के बारे में देखा जाए। जैसा कि आपको लिखा गया है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बनने वाले व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, बिंदुसार था। जो बोला गया है 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वो मगध की गद्दी पर कब बैठा, 298 ईसा पूर्व में, 298 में ही ना बैठा वो मगध की गद्दी पर। ठीक है, 98 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और बिंदुसार को बहुत सारे इतिहासकारों ने या बहुत सारे लेखों ने अलग अलग नामकरण किए हैं। उसी नामकरण में एक नाम होता है अमित्रघात। क्या नाम आता है, तो बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात भी कहा जाता है। बोला गया है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। मतलब अगर कोई भी बिंदुसार का शत्रु होता था तो उसको पूरी तरह नष्ट कर देते थे। लेकिन इसकी खुशी की बात था ये था कि इसके कार्यकाल के दौरान युद्ध हुआ ही नहीं। इसके कार्यकाल के दौरान मात्र 2 ही युद्ध हुआ था, और वो उत्तर पश्चिम एरिया में, जहां सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से शादी किया था यूनान के साथ। इस आकार में कोई युद्ध ही नहीं हुआ, और जो भी युद्ध हुआ वो पूरी तरह निस्तेनाबूद कर दिया। इसीलिए आजाद शत्रु को बिंदुसार को जो दूसरा नामकरण कर दिया, क्या कर दिया, अमित्रघात, जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है, किसका नाम, बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, 298 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, उसके बाद अगला बात आता है वायु पुराण। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत से मिलती है। तो उस साहित्यिक स्रोत की कड़ी में एक नाम आता है वायु पुराण। पुराण भी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं वेद पुराण आपका पीछे के वैदिक सभ्यता में। तो उसमें बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। क्या कहा गया है, भद्रसार, या उसे कहा गया है वारिसार। क्या कहा गया है, वारिसार। तो बिंदुसार को वायु पुराण के अनुसार किस नाम से पुकारा जाता है, भद्रसार। ठीक है, और उसके बाद दूसरा या तो वारिसार। फिर उसके बाद जैसा कि जानते हैं कि इसके पिता जो थे जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे,
तो जैन धर्म में भी नामकरण मिलेगा, क्योंकि आप जिस चीज का स्वीकार करते थे कहीं ना कहीं आपका भी नाम जुड़ा है, क्योंकि वो राजा थे और राजा के ही संरक्षण में कोई भी धर्म का विस्तार होता था, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार जैन ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है, किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन। क्या कहा गया है? सिंह सेन, याद रखिएगा। तो जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है? सिंह सेन के अनुसार। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है? भद्रसार। ठीक है। और बिंदुसार का दूसरा नाम क्या कहा गया है? अमित्र घात। नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये गद्दी पर, मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखो। अब जब बिंदुसार थे तो इनका पिता तो जानते ही हैं, तो इनके पिता का जो नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? मौर्य। और जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जब हम लोग क्लास ले रहे थे उसमें हम लोग पढ़ा चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दुधर्वा नामक महिला से शादी की थी। और वो दुधर्वा कौन थी? घनानंद की बेटी थी। और आगे चल के एक यूनानी से भी शादी की थी। क्या नाम था? हेलेना, जो सेलिकस निकोटर की बेटी थी, निकेटर का। तो जो ये थे बिंदुसार थे, ये जो पुत्री, इसका जो माता था, उसका माता का नाम क्या था? दुधरा। दुर्धरा, सॉरी, दुधरवा नहीं, दुर्धरा। ठीक है। तो आप देखो, इसका भी एक कहानी है। पहले बताएं कि चंद्रगुप्त का सब मास्टरमाइंड देने वाला व्यक्ति कौन होता था? चाणक्य होता था। तो चाणक्य होता था। तो जब वो बता दे रहे कि ये इससे क्यों हुआ, कि बोलेंगे सर हेलेना की संतान क्यों नहीं? उसका भी तो शादी हुआ, संतान है, लेकिन शर्त रखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जब हेलेना से मैरिज करेगा तो बोला उसको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होना चाहिए उससे। ये कंडीशन रखा था चाणक्य, क्योंकि फिर वो विदेशी बन जाता, तो फिर वो शासन वैसा विदेशी लोग भी करने लग जाता। इसीलिए हेलेना की ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि हेलेना की कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है। जो भी हुआ था, हिंदू जितनी में शादी हुआ था उसी की संतान थी। तो दुधरा क्या थी? घनानंद की बेटी थी। तो उसी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसी का नाम क्या था? बिंदुसार। लॉजिक रहेगा बात? ठीक है। तो अगर बिंदुसार की माता का नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? दूरधरा। क्या बोलेंगे? दूरधरा। अच्छा, बिंदुसार के पिता का नाम? ठीक है। उसके बाद बिंदुसार की पत्नी भी थी। तो बिंदुसार की पत्नी का नाम जो था चारुमित्रा। क्या नाम था? चारुमित्रा। और एक का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। तो चंद बिंदुसार की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम चारुमित्रा और दूसरा का नाम सुभद्रांगी। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के दो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? दो। और उस दो पुत्र में बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। और दूसरे का, और एक और पुत्र था, सॉरी, तीन, और तीसरा का तिष्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के जो पुत्र थे उनका क्या क्या नाम था? बड़ा का, उसके बाद तो ज्यादा उल्लेख पढ़ना हम लोग को इसी दो बार के में, सुसीम और अशोक के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो चंद्रगुप्त की माता का नाम, अरे बोलो, इतना बार रिपीट कराएं। दूरधरा। चंद्रगुप्त के माता का नाम, सॉरी, चंद्रगुप्त के माता का नाम था मोरा, दूरधरा नहीं। बिंदुसार के माता का नाम दूरधरा और बिंदुसार के पिता का नाम मौर्य। उनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रांगी। और उनके पुत्र का नाम क्या था? सुसीम, अशोक और तिष्य। ठीक है, आगे। अब यहां पर इतिहासकारों में कुछ कुछ उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। उसी प्रकार बिंदुसार के दरबार में भी आया था। तो वही लिखा गया, इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटीयोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को भेजा। कौन सा राजदूत को भेजा? डायमेक्स। तो डायमेक्स किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में।
और डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजने वाला व्यक्ति कौन था? कौन? सीरिया का नरेश, जिसका नाम क्या था? एंड्रियोकस था। ठीक है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जब मेगास्थनीज के बाद जो इसके दरबार में उत्तराधिकारी, जैसे राजदूत का पोस्ट होता है ना, उसके जाने के बाद कोई तो आएगा, तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य शासन काल में मेगास्थनीज के बाद जो दूसरा उत्तराधिकारी बना राजदूत का, वो कौन बना आपका? एंटियोकस बना। ठीक। अब देखो, जब ये राजदूत आएगा तो खाली हाथ आता है, कुछ पेशकश लेकर के आता है। तो बोला कि ठीक है, कहां से? सीरिया से भेजा। तो सीरिया में बोला बिंदुसार के वहां पॉपुलर चीज क्या है? तो बोला सबसे फेमस चीज है वही लेके आना। तो जब वो आया तो देखो वहां से क्या लेकर के आया। स्ट्रैबो के अनुसार माना जाता है कि सीरिया के नरेश ने क्या क्या भेजे थे उसके लिए? अंजीर भेजा था, मीठा शराब भेजा था और दार्शनिक भेजा था। ठीक है, लिखा गया दार्शनिक की मांग की थी, दार्शनिक की मांग की थी। ठीक है। तो तीन चीज, तो बोला वहां फेमस क्या है? तो बोला ये तीन चीज फेमस है। तो वहां के जो सरकार थे, मतलब सीरिया का जो नरेश था, दो चीज ही नहीं भेजा, तीसरा चीज देने से मना किया, जिसका नाम याद रखिएगा, दार्शनिक। ठीक है। तो दो चीज, क्योंकि वहां पर फेमस था आपका क्या? अंजीर और शराब। तो बोले ठीक है लेके आओ। कोई भी देखते हैं जब आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं, कोई मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, ये परंपरा चली आ रही है। तो उस जमाने में भी जब एक राजा दूसरे राजा से मिलने जाता था तो राजदूत क्या होता था? उस राजा का प्रतिनिधित्व करता था। तो उस राजा का, माने सीरिया के राजा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? आपका एंटियोकस कर रहा था, क्योंकि वही उसका राजदूत था ना। तो जब बोला कि ठीक है हम राजदूत भेजे, तो राजदूत के साथ भेजा। तो क्या क्या सामान भेजा था आपका? अंजीर, मीठी शराब, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। ठीक। उसके बाद यहां के जो राजा थे एंटियोकस प्रथम ने अंजीर और मीठी शराब दिया, लेकिन दार्शनिक देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है। वो दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता है। इसका व्यापार नहीं किया जाता है, दार्शनिक का। तो सीरिया के नरेश का नाम क्या था? बोलो। सीरिया के नरेश को क्या था? एंटियोकस था। और उसके राजदूत का नाम क्या था? डायमेक्स। तो डायमेक्स के हाथों क्या क्या भेजाया था वो? अंजीर और मीठी शराब। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के दरबार में, क्योंकि देखो जब कोई भी साम्राज्य बहुत तरह संपन्न रहता है तो उसके साथ बहुत सहायता होता है। कहावत है ना कि जब आपके दिन अच्छे चलेंगे तो सब आपके मित्र बनेंगे, और जब दिन खराब चलेंगे तो दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। यही होता है ना। जब अच्छा समय लगेगा, देखा आप तो बोलेंगे अरे सभी तो, जब आज खराब समय आएगा तो सब भाग जाएगा। तो वही हाल इनका था। इनके शासन काल में कोई लड़ाई उड़ाई तो हुआ नहीं, एक दो लड़ाई छोड़ करके। तो इसीलिए फिर उसके बाद बिंदुसार के दरबार में मिस्र के भी राजा आए। मिस्र के राजा का नाम क्या था? फिनाडेल्फ ने अपना राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम क्या था? डायनोसियस। याद रखिएगा कौन सा राजदूत इसके दरबार में आएगा, याद रखिएगा ये जो था मिस्र के दार, मिस्र होगा, ये वाला। मिस्र के राजदूत का नाम क्या था? डायनोसियस। तो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है। उसके बाद अब देखो इसका शासन व्यवस्था चल रहा था। तो आपको बताए थे कि बिंदुसार के जो पिता थे वो क्या थी? उत्तर पश्चिम भाग में किससे लड़ा था? बोलो। सेल्यूकस निकेटर से लड़ा था। और इसी वजह से वो लड़ा था क्योंकि वहां की उसकी बेटी से शादी भी कर लिया था हेलेना से, क्योंकि क्या वहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन बाद में आगे चल के वहीं पर लड़ाई हुआ तो वो जो भाग पड़ता उत्तर पश्चिम में, जो तक्षशिला का एरिया होता है, कौन सा भाग? तक्षशिला का जो भाग होता है, वहीं पर बिंदुसार के शासन काल में युद्ध हुआ। ठीक। तो जब बिंदुसार के शासन काल में युद्ध हुआ तो अपने लड़ने नहीं गया, वो अपना बड़ा बेटा को भेजा, जो बड़ा बेटा का नाम था सुसीम। क्या नाम था? तो देखो वही बोला गया है कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, जो सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता है,
दो विद्रोह हुआ बिंदुसार के शासनकाल में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा? सुसीम, बड़ा बेटा को भेजा, जाओ युद्ध करो। बड़ा बेटा गया, युद्ध को नहीं रोक सका। तब बोला ठीक है, नहीं रोक सका। तब बोला कहाँ है अशोक, बुलाओ अशोक को, क्योंकि अशोक शुरू से ही क्रूर स्वभाव का था, बहुत एकदम शक्तिशाली और क्रूर नेचर का। बोला सुसीम से नहीं संभलेगा, बोला अशोक को बुलाओ। कहाँ अशोक? तो बोला अशोक को बुलाया गया। तो बोला गया उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार के रूप में काम करता था बिंदुसार का बड़ा बेटा था, कौन था? तो सुसीम ही यहाँ का शासन व्यवस्था चला रहा था। और वहां पर जब यूनानी लोग आक्रमण किया तो क्या हुआ? ये इसको हरा नहीं पाया यूनानी लोग को। कौन नहीं हरा पाया? सुसीम नहीं। तो अपना राज्य तो बचाएगा, तो राज्य के बचाने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा। तो जब अशोक को भेजा तो देखिए उन्होंने, बिंदुसार ने छोटे बेटे अशोक को भेजा। जिस समय अशोक का जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो कहां कर रहा था? वो अवंती में कर रहा था। तो अवंती का राज्यपाल मतलब कार्यभार जितना मैनेजमेंट करना है अवंती का कौन कर रहा था? अशोक कर रहा था। अब अवंती से अशोक को बुलाया गया कहां पर? तक्षशिला। काहे बुलाया? क्योंकि वहां विद्रोह हो चुका था। अब विद्रोह नहीं दबाएगा तब तो वहां पर क्या होता? बहुत बड़ा मैटर फैल जाएगा, देश हित के नुकसानदायक। तो इसीलिए उसे दबाने के लिए अशोक को भेजा और उसने उसे पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए उसे तक्षशिला भेजा। और अशोक ने क्रूरता पूर्वक, वो बचपने से बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, तो अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, दबा दिया, नष्ट कर दिया। तो ऐसा मानता है, ठीक है। तो इसीलिए बिंदुसार के जीवन काल में ऐसा माना जाता है मात्र दो ही विद्रोह हुआ था और वो दोनों तक्षशिला में हुआ था। कौन से समय में आई बात? आगे। इसके बाद बिंदुसार जो थे आगे चल के संप्रदाय बताए थे ना, बहुत सारा संप्रदाय होता है। तो ये जो किस संप्रदाय को माने थे? आजीवक संप्रदाय। याद रखिएगा बिंदुसार जो था किस संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे? आजीवक संप्रदाय। ठीक, उसमें बताया गया जिसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था मौखली पुत्र गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मौखली पुत्र गोसाल ने। और बिंदुसार ने किस संप्रदाय को अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को। तक्षशिला के विद्रोह को किसने रोका था? अशोक ने। तक्षशिला का शासन कौन कर रहा था? सुसीम। उसका बड़ा पुत्र कौन? सुसीम कर रहा था। उसके बाद बिंदुसार को जैसे अभी बढ़ चुके हैं हम लोग, किस नाम से जाने जाता है? अमित्र घात या शत्रु विनाशक। क्योंकि अमित्र घात का ही शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु विनाशक। उसके बाद यह अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता। क्या बोले? मतलब इसके पिता ने जितना साम्राज्य बना को दिया था उतना ही रखा और उसी को संरक्षित करके रखा और आगे चल के उतना ही साम्राज्य फिर किसको सौंपा? अपने पुत्रों को। अपने पुत्रों को, ठीक है। तो अपने पुत्रों को जब सौंपा तो बोला गया है भारत इतिहास में इसको कहा जाता है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। इसका मतलब क्या हुआ? पिता का पुत्र मतलब आपके पिता के द्वारा जितना संपत्ति छोड़ के दिए जाएंगे उसका 1 इंच आपने बढ़ाया ना घटाया, वही रख दिया। तो फिर वही संपत्ति जब आपने नीचे अपने पुत्रों को सौंप कर जाएंगे तो सेम वही कंडीशंस होगा। क्या होगा? कुछ नहीं बढ़ाया। तो इसीलिए इसका भावार्थ निकला कि पिता, इसके इतिहासकारों ने इसे बिंदुसार को इसलिए कहा पिता का पुत्र क्योंकि पिता द्वारा जितना संपत्ति छोड़ के गया उससे कुछ नहीं बढ़ाया, वही रखा। और आपका पुत्र का पिता इसलिए कहा गया कि वो जितना संपत्ति था वो सारे संपत्ति किसको सौंप दिया? अपने पुत्रों को सौंप दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो यहीं तक था आपका बिंदुसार। तो बिंदुसार में जो मुख्य मुख्य बातें आते हैं वो दिमाग में अपना रखिएगा जो एग्जाम में हिट करता है। तो रिमाइंड कर लीजिए लास्ट टाइम में बिंदुसार जनरली, बिंदुसार जो होता है किस वंश में शासन करता था? मौर्य वंश में। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? मौर्य था। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात और शत्रु विनाशक। दूसरा नाम है वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रशार। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिंहसेन। उसके बाद
बिंदुसार के माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार के पत्नी का क्या क्या नाम था? चारुमित्रा और सुभाद्री। फिर बिंदुसार के पुत्रों में सबसे मुख्य पुत्र क्या नाम थे? सुसीम, अशोक और तिष्य। उसके बाद आपको बताना है चंद बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश ने किसको अपना राजदूत बना के भेजा था? डायमेक्स को। उस समय सीरिया का नरेश का नाम क्या था? एंटियोकस। ठीक है। उसके बाद बोला जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डायमेक्स को। किसको माना जाता है? क्योंकि वही राजदूत था, इसीलिए बोला जाता है इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। मेगास्थनीज किसके शासन काल में राजदूत आया था? किसके? मौर्य के शासन काल में। ठीक है। उसके बाद ये जो होता है बिंदुसार ने कहां से अपना अंजीर की मांग की थी? बोलो। सीरिया से। ठीक है। तो इसे क्या क्या मिला था वहां से? अंजीर और मीठी शराब। उसके बाद अगला बोला गया है फिर बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत कौन आया था आपका? डायनोसियस आया था। फिर उसके बाद बिंदुसार के समय में बिंदुसार के समय में तक्षशिला पर कौन राज कर रहा था? सुसीम कर रहा था। सुसीम क्या था? बिंदुसार का बड़ा बेटा कि छोटा? बड़ा बेटा। फिर उसके बाद यहां के विद्रोह को दबाने के लिए उसने किसे भेजा था? अशोक को भेजा था। उसके बाद बोलना है अशोक कहां का शासन कर रहा था उस समय? अवंती का शासन कर रहा था। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को स्वीकार किया था? आजीवक संप्रदाय को। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मौखली पुत्र भोशाल को। यहां तक समझ में आई? तो यहां तक आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।